नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से है खड़े। कहा, भारत में बुनियादी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के साथ संवाद में कहा, सीबीएसई परीक्षा की तिथियों की समय रहते की जाएगी घोषणा। कहा, जेईई परीक्षा को 4 बार और नीट परीक्षा को 2 बार आयोजित करने पर किया जाएगा विचार। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत अनोखी जैव विविधता वाले हिमालय और इसी तरह की कई अन्य पर्वतमालाओं का देश। असम के मानस राष्ट्रीय पार्क में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ी बाघों की संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक हुई। मध्य एशिया के किसी देश के साथ ये भारत की पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक थी। इनमें दोनों नेताओं ने कोविड महामारी के बाद के दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान 2 समृद्ध सभ्यताएं हैं जिनके बीच प्राचीन काल से संपर्क बना हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय चुनौतियों और संभावनाओं की समझ के बारे में दोनों देशों के सोच में काफ़ी समानता है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद के बारे में भारत और उज्बेकिस्तान की चिंताएं समान हैं और दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं जो उज्बेकिस्तान के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री मिर्जियोयेव ने कोविड महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विकास प्राथमिकताओं के अनुसार हम भारत की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भारत में काफी काबिलियत है जो उज्बेकिस्तान के काम आ सकती है। हमारे बीच कृषि संबंध जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। इससे हम अपने कृषि व्यापार को बढ़ाने के अवसर खोज सकते हैं जिससे दोनों देशों के किसानों को मदद मिलेगी। The mutual trade has been on the rise, and this indicator, according to our statistics since early year, has risen by 7%. And for the past of a year, lately, the enterprises have grown 3 times. And right now, the important projects and programs in this sphere, investments, innovations, healthcare, education, and other priority directions. Mr. Modi, I do hope that next year, as well, the epidemiological situation will be improving. Your official visit to Uzbekistan will surely take place, and I'm confident that it will become a historical event in development of the friendly relationships between our countries. In this regard, today's summit we're considering as a landmark event, as a preparation to our meetings, and I do stand ready to closely consider all the issues on our agenda. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आगामी बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर देश भर के छात्रों से संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए। जेईई और नीट परीक्षाओं को साल में 1 से अधिक बार आयोजित करने से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेईई परीक्षा को 4 बार और नीट परीक्षा को 2 बार आयोजित करने पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जेईई और नीट परीक्षा के सिलेबस में कटौती का निर्णय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ परामर्श के बाद लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की समय रहते ही घोषणा कर दी जाएगी ताकि छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके। श्री निशंक ने कहा कि जब भी स्कूल खुलेंगे कोविड सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों सरकार की प्राथमिकता में है। एक बार से अधिक में परीक्षा हम कर सकते हैं, छात्रों को अवसर दे सकते हैं। जेईई की परीक्षा और हमारी जो सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल है, वो एक साथ ना आ जाए, तो हम लोग इसकी कोशिश करते हैं। इसलिए हमने सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन ने ये सभी प्रिंसिपल को कहा है कि जब भी नीट और जेईई की परीक्षाएं हों, उन तिथियों में वो प्रैक्टिकल न कराएं। तो ये समाधान बहुत सारे उनके मन में जिज्ञासाएं थी, जब उन्होंने बहुत सारे कब परीक्षाएं होंगी, समय से पहले यदि घोषित हो जाएं तो फिर हम तैयारी कर सकते हैं। और हमने उनको आश्वस्त भी किया है कि जो परामर्श, जो सुझाव उनके आए हैं, उन सुझावों पर हम बहुत गंभीरता से और बात करते हैं और उसका रिजल्ट भी देते हैं उनको। छात्रों के मन में चल रहा है क्या जेईई की, तो कल मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात हुई है, उनके स्वास्थ्य सचिव से भी बात हुई है। हम लोग मिल कर के क्या हो सकता है उस दिशा में एक बार कोशिश हम लोग करेंगे कि यदि नीट भी एक बार से अधिक में परीक्षा हम कर सकते हैं, छात्रों को अवसर दे सकते हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 18 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 42 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 685 रह गई है। राज्य में अब तक 15,739 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 55 की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईस्ट सियांग, वेस्ट कामेंग और तवांग से 5-5, ईटानगर राजधानी क्षेत्र, तिराप और नामसाई जिले से एक मामले शामिल है। राज्य भर में गुरुवार को कोविड जांच के लिए 776 सैंपल एकत्र किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 29,398 नए मामले दर्ज किए गए और 37,528 लोग ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 414 लोगों की कोविड से मौत होने से इस महामारी से अब तक 1,42,186 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,63,749 है और अब तक 92,90,834 संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत के पास वैक्सीन के वितरण में विशेषज्ञता, उत्पादन और भंडारण क्षमता के साथ साथ कोविड वैक्सीन के सुचारू प्रबंधन के लिए अनुभवी लोगों और पेशेवरों का बड़ा नेटवर्क है। कोविड-19 के खिलाफ दक्षिण एशिया के टीकाकरण विषय पर विश्व बैंक द्वारा आयोजित अंतर मंत्रालय बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के विश्व स्तर के शोध संस्थानों ने अगुवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर 260 दवा कंपनियां वैक्सीन के निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और इनमें से 3 स्वदेशी वैक्सीन सहित 8 वैक्सीन भारत में तैयार किया जाना तय हुआ है। ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू ने पूर्वोत्तर छात्र संघ नेसो के बैनर तले नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में विरोध कार्यक्रम आयोजित किया। आपसू के प्रतिनिधियों ने कहा कि आज ही के दिन पिछले वर्ष संसद में CAA पारित हुआ था। संवाददाताओं से बात करते हुए आपसू के महासचिव तोबम दाई ने कहा कि इस विवादास्पद अधिनियम से पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय लोगों के हितों को नुकसान होगा। नेसो ने कहा कि कानूनी लड़ाई के तहत सबसे पहले उच्चतम न्यायालय में CAA को चुनौती दी जाएगी। Today, 11th December, this is a grim reminder. This is a sad reminder. In a democratic setup, it's not always about the ballot, or it's not about the numbers of parliamentarian or the MLAs you have in the assembly or parliament. Sometimes it's about the emotion and sentiment and genuine feelings of the common masses. तो ये है एक वो है और देयर इज़ नो इम्पॉसिबिलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। आज बीजेपी ने इसको ज़बरदस्ती पास किया है। हम लोग का उम्मीद बरकरार है कभी न कभी एक समझदार अगर इंडिजिनस लोगों के लिए सोचने वाला गवर्नमेंट आएगा
तो इसके ऊपर फिर से इसके ऊपर में पहल करेगा और रिपील हो भी होगा, ऐसा हम लोग का मानना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम लोग खिलाफ नहीं है, उसका जो है एजेंडा का खिलाफ है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी चलाओ, लेकिन वहाँ इंटेंशनली अगर कोई करता है तो क्या हम लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी है, उठाना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। खास के असम में हो रहा है, तो जब तक ये इशू खत्म नहीं होगा, ये ब्लैक डे होते रहेगा हर साल में नॉर्थ ईस्ट में। ये स्टूडेंट यूनिटी है, ये और नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी है। तो हम लोग जो सॉलिडिटी माने हम लोग एक दूसरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है मानना चाहिए। रीथिंकिंग अगर करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये मोमेंट चलते रहेगा। जाते 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 कोई भी हद तक जा सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट को अंडरमाइन नहीं करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। पर्वतीय क्षेत्र दुनिया की 15% आबादी का निवास स्थान है और विश्व की जैव विविधता से संपन्न करीब आधे इलाके इनके अंतर्गत आते हैं। पर्वत विश्व की जनसंख्या के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जरूरत का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं। सतत विकास के लिए पर्वतों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और संयुक्त राष्ट्र के 15 सतत विकास लक्ष्यों में से एक पर्वतों का संरक्षण भी है। दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण पर्वतों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्वतों के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस घोषित किया था। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2003 में मनाया गया। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का मुख्य विषय है पर्वतीय जैव विविधता। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत अनोखी जैव विविधता वाले हिमालय और इसी तरह की कई अन्य पर्वतमालाओं का देश है। एक वीडियो संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि देश की सतत विकास की नीति तय करने में पर्वतों की पारिस्थितिकीय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। Forest ecosystem, the rivers originate from mountains. We have decided to water augmentation and fodder augmentation in jungle area so that the whole forest ecosystem also grows along with the mountain ecosystem. We are preserving Western Ghat ecosystem to the maximum by imposing many restrictions on human activities. Only those activities which are for livelihood and which are as sustainable natural activities are allowed. But all red categories industries, 5 major activities of emissions and pollutions. यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य में पिछले 10 वर्षों में भाग की संख्या 3 गुनी हो गई है और इसके लिए इस पार्क को हाल ही में टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। यह पार्क अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय स्थानीय वन्यजीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है। पेश एक रिपोर्ट। बाघों के संरक्षण के भारत के प्रयासों ने दुनिया भर में तारीफ बटोरी है। देश में बाघों की आबादी में दोगुनी बढ़ोतरी की प्रतिबद्धता को पूरा कर बाघों के संरक्षण के लिहाज से दुनिया के सामने अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान की भव्यता को बड़ी संख्या में बाघों की मौजूदगी से 4 चांद लग जाते हैं। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले यूनेस्को का यह विश्व विरासत स्थल अब बाघों के संरक्षण के लिहाज से दुनिया भर की प्रशंसा बटोर रहा है। स्थानीय समुदाय, अन्य सरकारी एजेंसियों और असम के वन विभाग की मदद से मानस बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या में तिगुनी बढ़ोतरी हुई है। मानस की सफलता की वजह से इसे बाघ संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार हासिल हुआ। इस सफलता के पीछे स्मार्ट पेट्रोलिंग का बड़ा हाथ रहा है, जो एंड्रॉयड आधारित मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एम स्ट्राइप्स की मदद से चलाया जा रहा है। अभयारण्य में फिलहाल 26 वयस्क बाघ हैं और 4 शावक हैं। The way to this award was not easy and has been possible only through relentless efforts in overcoming challenges of the past and bringing it to the present state. Today, this award has inspired and motivated us to carry forward with our selfless conservation efforts with more enthusiasm in the future. मानस के ये अच्छे दिन सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं हैं। खुशियों की इस कहानी में गैंडे भी बराबर के भागीदार हैं।
बोडोलैंड में उग्रवादी गतिविधियों की वजह से 2002 में कभी गैंडे से खाली हो गए मानस के वन क्षेत्र में आज 44 गैंडे हैं। यही नहीं, मानस भारत के 22 विलुप्त प्राय प्रजातियों के स्तनधारियों का भी बसेरा है। इसमें 10 केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र की योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से किसानों को मिलने से उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन की प्रगतिशील महिला किसान ओलॉप जन्नोम ने कहा है कि प्रत्येक 3 महीने में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत उनके खाते में 2000 मिलने, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उन्नत खेती का समय समय पर प्रशिक्षण और कृषि विभाग की ओर से उन्नत बीज समय पर मिलने से सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागू की जा रही योजनाओं से खेती करना आसान हुआ है। मोदी सरकार आने के बाद हम लोग को ये खाता में भी पैसा आया है। 3 महीना का 2000 रुपया आता है। तो ये सब बेरा लगाने में, बीजन खरीदने में, गोबर ये मंगाने में सब सुविधा हो गया। पहले तो हम लोग को मालूम नहीं आया है कि नहीं आया है। अभी जितना ये होता है अभी तो ठीक ही है, अच्छा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हम लोग को ये बीजन सब मिलता है फ्री में, वो लोग सप्लाई करता है। सरकार का तरफ से अभी ये मशीन का स्प्रे ये सब भी फ्री में मिल। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।